आज भारत के गणतंत्र का 76वां वर्ष है। तो उसमें जो भारत 11वें नंबर पर था आर्थिक दृष्टि से, वही इस समय 5वें नंबर पर आ गया है और जल्दी ही जल्दी तीसरे नंबर पर भी आर्थिक स्थिति आ जाएगी। ऐसी नहीं, भारत के अंदर तो हर दृष्टि से विकास की तरफ हम आगे बढ़ें, उस दिशा में तो काम हो ही रहा है। का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर दृष्टि से भारत दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। जो हम क्या है प्रियम्बल में यही बात की गई, सभी को साथ में लेकर चलो, किसी प्रकार की विभिन्नता ना हो, सभी के महत्ता को समझते हुए उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जिस व्यक्ति को स्थान मिलना चाहिए, चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, वो भी उसको पार करके दूसरे किसी को अपने व्यक्तिगत रुचि के आधार पर लोगों को प्रस्तुत किया है। तो उन लोगों ने तो संविधान को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। अब चूंकि वो लगातार हारते जा रहे हैं, इसलिए जनता की निगाह में धूल झोंकने के लिए संविधान बचाओ का नाम दे रहे हैं। सही माने में संविधान को बचा नहीं रहे हैं, संविधान को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभाओं का और लोकसभा का साथ साथ इलेक्शन होता था और यही समीचीन है, आवश्यक भी है, विकास के लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग विधानसभाओं का इलेक्शन हो, अलग अलग पंचायतों का इलेक्शन हो, अलग अलग लोकसभा का इलेक्शन हो, बीच बीच में लगातार होते जाए तो आचार संहिता लागू हो जाने के कारण सारे विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाती। देश भर में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और देशवासी भारत को विकसित होते हुए देख रहे हैं। इस सब के बीच हमारे साथ हैं पूर्व गवर्नर हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान कलराज मिश्र जी। बताएंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से देश को तरक्की करते हुए कैसे देखा। आज भारत के गणतंत्र का 76वां वर्ष है और 76 वर्ष में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस ढंग से चली है, उसका अपना एक अद्भुत इतिहास है और उस माध्यम से दुनिया भर में भारत ने स्थापित किया है कि भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है, प्रभावी है, आदर्श है। इतनी बड़ी आबादी होने के पश्चात भी जिस ढंग से चुनाव संपन्न होते हैं, अपने में स्वयं ही बड़े विशेष हैं, दुनिया के लिए ये अनुकरणीय हैं। इस दौरान निश्चित रूप से भारत ने अपनी अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बाद भी विकास की प्रक्रिया को हमेशा आगे बढ़ाया है। बीच बीच में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन उन बाधाओं को भी पार करके भारत आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से विकास की प्रक्रिया बहुत ही तेज हुई है। भारत चौतरफा विकास करे, इस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने दूरदर्शिता के आधार पर योजना बनाकर भारत कैसे विकसित देश के रूप में जल्दी से जल्दी उभर करके आएगा, इस दिशा में लगातार वो काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि जब सत्ता उन्होंने संभाला था तो उस समय जो भारत 11वें नंबर पर था आर्थिक दृष्टि से, वह इस समय 5वें नंबर पर आ गया है और जल्दी ही जल्दी तीसरे नंबर पर भी आर्थिक स्थिति आ जाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। वह इस बात को प्रकट करता है कि बड़ी तेजी के साथ चाहे भारत का आधारभूत ढांचे का विकास हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित विकास हो, शिक्षा संबंधित विकास हो, औद्योगिक विकास हो, कृषि का विकास हो, हर क्षेत्र में
अभूतपूर्व विशेषता हासिल हुई है और प्रधानमंत्री जी उनके सहयोगियों ने मिलकर के भारत की आगामी जो योजना बनाई है इस संकल्प के साथ कि भारत 2047 तक एक विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने उभर करके आएगा, उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। और केवल अंदर ही नहीं, भारत के अंदर तो हर दृष्टि से विकास की तरफ हम आगे बढ़ें, उस दिशा में तो काम हो ही रहा है। साथ ही साथ विश्व में भी जिस स्वाभिमान के साथ, जिस आत्माभिमान के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के तस्वीर को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, वह विश्व भी अनुभव करने लगा है कि भारत एक ऐसा देश है जो भविष्य में विश्व गुरु के रूप में अपने को स्थापित कर सकता है, दुनिया के अंदर सबसे अगुवाई करने वाला देश बन सकता है। और इसलिए हर देश भारत की तरफ बड़ी तेजी के साथ उन्मुख हुआ है। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि आज का गणतंत्र, आज जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस गणतंत्र दिवस के माध्यम से पूरे विश्व को ये संदेश जाएगा, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर दृष्टि से भारत दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। जो हम आयात किया करते थे रक्षा के मामले में, अब यहाँ हम सारी चीज़ें बना रहे हैं। हम निर्यात करने की स्थिति में हो गए हैं, हम बेचने की स्थिति में हो गए हैं, और एक हब रक्षा की दृष्टि से भी हम बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी भारत अपने को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह निश्चित रूप से बड़ा ही शुभ संकेत है और यह गणतंत्र दिवस आज का इस दिशा में संदेश भी देता है। अच्छा साहब, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि देश में कांग्रेस ने अभियान चलाया संविधान बचाओ, तो उस पर आपने राजनीति में उतार चढ़ाव देखे हैं, देश को आगे बढ़ते हुए देखा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से मैं बड़ी सूक्ष्मता से साथ सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर ही पूरा देश चल रहा है। और सबसे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो नारा है, एक और नारा मात्र नहीं है। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल में यही बात की गई है, सभी को साथ में लेके चलो, किसी प्रकार की विभिन्नता ना हो, सभी के महत्ता को समझते हुए उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करो, सबका विश्वास प्राप्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करो, बिना जाति भेद के, बिना पंथ भेद के काम करने की स्थिति का निर्माण करो, अनुशासन के साथ सारी चीज़ को चलाओ। ये प्रियम्बल के अंदर है और इसको सही माने में धरती पर अगर किसी ने उतारा है भारतीय संविधान के उद्देशिका को, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उतारा है। जो संविधान बचाओ का नारा दे रहे हैं, वो तो जनता के निगाहों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने इस बात का नारा दिया, उन्होंने संविधान का हनन किया है। संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था। आपातकाल के दौरान क्या हुआ था? वो क्या संविधान को बचाएंगे? समय समय पर जबरदस्ती लोगों के अधिकारों के कम करने के लिए कुछ संशोधन भी उन्होंने किया है। ऐसा भी काम किया है जो प्रक्रिया के आधार पर जिस व्यक्ति को स्थान मिलना चाहिए, चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, वो भी उसको पार करके दूसरे किसी को अपने व्यक्तिगत रुचि के आधार पर लोगों को प्रस्तुत किया है। तो उन लोगों ने तो संविधान को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। अब चूंकि वो लगातार हारते जा रहे हैं, इसलिए जनता की निगाह में धूल झोंकने के लिए संविधान बचाओ का नाम दे रहे हैं। सही माने में संविधान को बचा नहीं रहे हैं, संविधान को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन, पहले तो यही था। सन 52 से लगातार 67 तक
एक राष्ट्र माने सभी विधानसभाओं का और लोकसभा का साथ साथ इलेक्शन होता था, और यही समीचीन है, आवश्यक भी है, विकास के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, अलग अलग विधानसभाओं का इलेक्शन हो, अलग अलग पंचायतों का इलेक्शन हो, अलग अलग लोकसभा का इलेक्शन हो, बीच बीच में लगातार होते जाए तो आचार संहिता लागू हो जाने के कारण सारे विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। और इसलिए तो बहुत अच्छा है कि पुनः यह वन नेशन वन इलेक्शन के बात को व्यवस्थित तौर पर लागू करने की कोशिश की जाए। और बहुत अच्छा है कि पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन संबंधित एक कमेटी बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है और हर प्रकार की समस्या का समाधान भी दिया है। और मैं समझता हूँ भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, भारत को विकसित देश बनाने के लिए भी बहुत आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार के विकास की प्रक्रिया बाधित न होने पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है और इसलिए बहुत उपयुक्त है। दूसरी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि एक साथ इलेक्शन हो जाएगा तो हम हार जाएंगे या ये ज़्यादा माइलेज ले जाएंगे, इस तरह से। मैं समझता हूँ कि संकुचित मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। विभिन्न राजनीतिक दल परिवार के उसमें जकड़े हुए हैं, परिवारवादी हैं, चाहे क्षेत्रीय दल हों जो प्रभावी हैं वो भी परिवारवाद से ग्रस्त हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी वो भी परिवारवाद से ग्रस्त है। तो परिवारवादी होने के कारण उससे अधिक उनकी दृष्टि नहीं जा पा रही है, उससे अधिक वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है परिवारवाद बना रहेगा तो हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। ये परिवारवाद बड़ा खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, परिवारवाद खत्म होना चाहिए। और परिवारवादी दृष्टिकोण से अगर कोई राजनीतिक दल काम करेगा तो देश का हित नहीं कर सकता है, क्योंकि अपनी परिवार का हित कर सकता है, देश का हित नहीं कर सकता है, समाज का हित नहीं कर सकता है। इसलिए पार्टियां उस बात से सोच रही हैं जो उचित नहीं है। मैं आज के अवसर पर उनसे भी आग्रह करूंगा कि परिवारवादी संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर उठ करके काम करें, जनता के हित में जो भी जन कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं उसको लागू करवाने में अपना सहयोग प्रदान करें। आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं भारत के सभी नागरिकों को, सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस लोकतंत्र को प्रभावी बनाने की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण योगदान और निरंतर बनाए रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, जय हिंद जनाब से बात करने के लिए। और मिश्रा जी ने वन इलेक्शन वन नेशन पे भी बहुत अच्छी बात बोली और बताया कि किस तरह से देश का विकास रुकता है जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर इलेक्शन होते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।